बच्चों, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। यहाँ पे आर्थिक परिवर्तन को राष्ट्रवाद कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन को राष्ट्रवाद कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? फैक्ट। किसी एक कारण की वजह से राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना बिल्कुल जायज़ नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद जो है वो किसी एक वजह से, एक कारण से क्या राष्ट्रवाद का उदय होता है? नहीं होता है। ठीक है। वर्ल्ड के जो इतिहास है बच्चों, विश्व का जो इतिहास है, वहाँ आपने देखा होगा कि रूस की क्रांति होती है, सबसे पहले अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है, चाइना की क्रांति होती है। तो ये क्रांतियाँ जो होती है, इनके पीछे जो कारण होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? उस परिवर्तन से जो भारत की जनता है, जो रूस की जनता है, जो चाइना की जनता है, और जो विश्व के इतिहास की जनता है, उसमें क्या होगा? चेंजेज होगा। और जनता जो है उनके विचार बदलेंगे, और जनता किसके लिए लड़ाई करेगी? जनता जो है अपने देश के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए जो लड़ाई करती है और जो संघर्ष करती है, और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, वही प्रेम क्या होता है बच्चों? राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ आपने देखा है ना, अमेरिका की क्रांति को देखा है, जहाँ अमेरिका की क्रांति एक छोटे से स्तर पर होती है और धीरे धीरे जनता इसमें शामिल हो जाती है, और जुलाई 1776 के अंदर अमेरिका जो है वो आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है बच्चों। और इसी तरह 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, जनता जो थी वो रोड पर आ जाती है, और फ्रांस के जो राजा होते हैं लुई सोल्वे के खिलाफ नारे लगाती है, रोटी दो के नारे लगाती है। बास्तिन के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता है, राजा जो है उसको बंदी बना लिया जाता है, राजा की जो पत्नी होती है उसको बंदी बना लिया था, उसके परिवार को बंदी बना लेता। क्रांति जो होती है एक बड़े स्तर पर होती है, और वो जरूर परिवर्तन लेकर आती है बच्चों। ठीक है। क्रांति जो है वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और परिवर्तन लेकर ही वो आती है। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वो सभी क्षेत्र में वो परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। किसी एक चीज में परिवर्तन नहीं होगा, वो सभी जगह परिवर्तन होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद जब एक जगह जब परिवर्तन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, ये फ्रांस से जहाँ अमेरिका के संविधान के निर्माण की बात करते हैं, तो उसी अमेरिका के संविधान के जो निर्माण के जो कुछ तथ्य थे, उन्हीं तथ्यों से जुड़े हुए फ्रांस के संविधान के निर्माण की बात करते, तो वही तथ्य इसमें हमें इनकी झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। जहां फ्रांस के संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो वहां रूस के संविधान के निर्माण की बात करेंगे, और वहीं हम भारत के संविधान के निर्माण की बात। तो हम अगर एक अमेरिका के संविधान के निर्माण में जो कौन कौन सी मानवता पर बल दिया गया था, समानता पर बल दिया गया था, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी लोगों के लिए कानून, एक समान कानून होगा, ऐसी 4-5 चीजों को अगर हम याद कर लिए जाए, तो वही तथ्य जो है अगली क्रांतियों के संविधान में भी वही बिंदु उभर कर सामने आते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन जो है अपने समय और परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन होता है बच्चों। टॉपिक चल रहा है यहाँ राष्ट्रवाद। क्या टॉपिक चल रहा है? राष्ट्रवाद। आर्थिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है, विचारधारा होती है, विद्वानों की बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना। जैसे बुद्धिजीवी मिले है, कांट है, यहाँ पे हिगल है, वोल्टेयर है, और रूसो है, मोंटेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिए थे? मोंटेस्क्यू दिए थे ना बच्चों। मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 चीजों को हमने देखा। ठीक है। और इधर रूसो ने सोशल कॉन्टेक्ट एक किताब लिखी थी, सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौता में उन्होंने कहा कि मानव प्राणी स्वतंत्र जो है पैदा होता है, मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन आज भी वो स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। ठीक है। कौन कहे थे? रूसो कहे थे। बुद्धिजीवी वर्गों का उदय होगा, और जब बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ और जो है जनता का भी पूरा सहयोग हुआ, और जो राजशाही तंत्र है, राजतंत्र है, जनता पे जो अत्याचार कर रहे थे, उनसे क्रांतियां उत्पन्न हो गई थी। एक जगह क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांति होती है, और वही क्रांति कहाँ होती है?
वही फ्रांस में होती है, और फ्रांस से वो रूस में, रूस से चाइना में, चाइना के बाद बाल्कन प्रदेश में, छोटे 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 सभी जो है उनमें राष्ट्र प्रेम उत्पन्न होगा, छोटे छोटे देशों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न होगा। और जो छोटे छोटे इसी से आगे नए नए बल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, सर्बिया है, इधर आपके जर्मनी का निर्माण होगा, इटली का निर्माण होता है, सर्बिया का निर्माण होता है, बल्गारिया का, सब जगह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। और उसी तरह भारत में भी क्या होगी, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। जब ये देखेंगे कि विश्व के अंदर 1905 में इटली ने जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। जापान जो था, जापान ने 1905 में, रूस एक विशाल साम्राज्य होता है, उस विशाल साम्राज्य को कौन पराजित कर दिए थे, उस विशाल साम्राज्य को पराजित कर दिया था, जापान ने पराजित कर दिया था। तो जब छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों को जब पराजित कर देते हैं, और जब बड़े बड़े देश पराजित हो जाते हैं, तो वो कौन सी भावना है बच्चों, वो एक राष्ट्रवाद की भावना होती है। ठीक है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। हम राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, और राष्ट्र के लिए जनता जो है अपनी जान दे देती है। राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिवर्तन हो जाते हैं, वो राष्ट्र के लिए होते हैं, वो देश के लिए होते हैं, और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। वो राष्ट्रवाद का कोई एक कारण नहीं होता है, राष्ट्रवाद अनेक विचारधाराओं, कारणों से राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ सामाजिक, यहाँ हिंदू और मुस्लिम समन्वय होता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा, आधुनिक भारत के इतिहास में आपने देखा होगा 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और उसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये कौन सा युद्ध है बच्चों, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ जो बक्सर का युद्ध होता है बच्चों, और ये 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की नींव को सुदृढ़ कर दिया था, और बक्सर के युद्ध में फाइनली अंग्रेजों के लिए कह दिया था कि अब हिंदुस्तान में अब तुम्हारा राज होगा। अंग्रेज जो थे वो बंगाल के बक्सर के मैदान से अपनी सेना को आगे बढ़ाकर बिहार, उड़ीसा, वो उड़ीसा से बिहार जाएंगे, बिहार से यूपी जाता है, और यूपी से आगरा से होते हुए दिल्ली तक अपना अस्तित्व कायम करेंगे। दक्षिण भारत में मराठों से युद्ध करेंगे, हैदराबाद के निजाम से युद्ध करते हैं, इधर फ्रांसीसी मद्रास यानी चेन्नई में वो फ्रांसीसी से युद्ध करते हैं। पूरा दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर अब कौन का अधिकार होगा, वो ब्रिटिश भारत कहलाएगा। और जो राज्य छूट जाते हैं, मराठों के कुछ राज्य छूट गए, राजपूताना के कुछ राज्य छूट गए, और इधर पूर्वी दिशा में जो कुछ राज्य छूट जाते हैं, वो सभी राज्य वो देसी राजा रजवाड़े कहलाते हैं। उनके साथ भी अंग्रेज जो है वो सहायक संधि करेंगे और उनको अपने अधीन करेंगे, और पूरे भारत पर कौन का अधिकार, वो पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। ये राष्ट्रवाद वाला टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये कौन सा टॉपिक है, ये राष्ट्रवाद है। यहाँ 1757 में ये प्लासी के युद्ध से इनकी शुरुआत होती है, और बक्सर के युद्ध में फाइनली इनकी जीत हो जाती है। ठीक है बच्चों, फाइनली इनकी क्या होती है, जीत हो जाती है। यहाँ 1757 से 1764 बक्सर के युद्ध की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे 1765 में, 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, और ये इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, एक तरफ कौन है, अवध के नवाब कौन है, सुजाउद्दौला है। ठीक है बच्चों, और इधर आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला है, और मुगल सम्राट शाह आलम है। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ कौन सी संधि होती है, ये इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, और इस संधि के आधार पर प्रशासन को दो भागों में बांटा जाता है। प्रशासन को द्वैध शासन का नियम लागू करेंगे, द्वैध शासन का नियम लागू करेंगे। एक जो है 1919 में एक अधिनियम आया था, 1919 के अधिनियम को भी द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है, द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है। यहाँ 1765 के अंदर भी द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है। अंग्रेज जो थे वो यहाँ लोकल इंडिया के नहीं होते हैं, वो भारत के रहने वाले नहीं होते, वो विदेश से, इंग्लैंड से आते हैं, उनको भारत की जो है लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो यहाँ वो स्वयं राजा नहीं बनते हैं। वो सिंहासन पे मुगल सम्राट, सिंहासन पे तो मुगल सम्राट, मुगलों का ही कोई जो नेता होगा, शाह आलम या
उसको मुगलों के ही उस शाह आलम को ही क्या करते हैं, वो सिंहासन पर बैठाते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम और सिंहासन पर, ये मुगल सम्राट ही सिंहासन पर होते हैं और यही जो है अंग्रेजों के लिए कार्य करेंगे। अब राजस्व व्यवस्था जो सिस्टम जो होगा, राजस्व व्यवस्था यानी जहां से आय प्राप्त होती है, जागीरदारी यानी जमीन से, भूमि से जो आय प्राप्त होती है और फसल उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है, वो सारी आय, ये इस पर अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार होगा इस सिस्टम पे। और यहाँ को राष्ट्रवाद कहते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फैक्ट, किसी एक कारण की वजह से राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना बिल्कुल जायज़ नहीं है। राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद जो है वो किसी एक वजह से, एक कारण से क्या राष्ट्रवाद का उदय होता है? नहीं होता है। ठीक है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जो इतिहास है बच्चों, विश्व का जो इतिहास है, वहाँ आपने देखा होगा कि रूस की क्रांति होती है, सबसे पहले अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है, चाइना की क्रांति होती है। तो ये क्रांतियाँ जो होती है, इनके पीछे जो कारण होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, उस परिवर्तन से जो भारत की जनता है, जो रूस की जनता है, जो चाइना की जनता है और जो विश्व के इतिहास की जनता है, उसमें क्या होगा, चेंजेज होगा। और जनता जो है उनके विचार बदलेंगे और जनता किसके लिए लड़ाई करेगी? जनता जो है अपने देश के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए जो लड़ाई करती है और जो संघर्ष करती है और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, वही प्रेम क्या होता है बच्चों? राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ आपने देखा है ना, अमेरिका की क्रांति को देखा है, जहाँ अमेरिका की क्रांति एक छोटे से स्तर पर होती है और धीरे धीरे जनता इसमें शामिल हो जाती है। और जुलाई 1776 के अंदर अमेरिका जो है वो आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। जनता जो थी वो रोड पर आ जाती है और फ्रांस के जो राजा होते हैं, लुई सोल्वे के खिलाफ नारे लगाती है, रोटी रोटी दो के नारे लगाती है। बास्तिन के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता है, राजा जो है उसको बंदी बना लिया जाता है, राजा की जो पत्नी होती है उसको बंदी बना लिया था, उसके परिवार को बंदी बना लेते। क्रांति जो होती है एक बड़े स्तर पर होती है और वो जरूर परिवर्तन लेकर आती है बच्चों। ठीक है, क्रांति जो है वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन लेकर ही वो आती है। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वो सभी क्षेत्र में वो परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, किसी एक चीज में परिवर्तन नहीं होगा, वो सभी जगह परिवर्तन होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद जब एक जगह जब परिवर्तन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, ये फ्रांस से जहां अमेरिका के संविधान के निर्माण की बात करते हैं, तो उसी अमेरिका के संविधान के जो निर्माण के जो कुछ तथ्य थे, उन्हीं तथ्यों से जुड़े हुए फ्रांस के संविधान के निर्माण की बात करते, तो वही तथ्य इसमें हमें इनकी झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। जहां फ्रांस के संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो वहां रूस के संविधान के निर्माण की बात करेंगे, और वहीं हम भारत के संविधान के निर्माण की बात, तो हम अगर एक अमेरिका के संविधान के निर्माण में जो कौन कौन सी मानवता पर बल दिया गया था, समानता पर बल दिया गया था, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी लोगों के लिए कानून, एक समान कानून होगा, ऐसी 4-5 चीजों को अगर हम याद कर लिए जाए तो वही तथ्य जो है अगली क्रांतियों के संविधान में भी वही बिंदु उभर कर सामने आते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन जो है अपने समय और परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन होता है बच्चों। टॉपिक चल रहा है यहाँ राष्ट्रवाद। क्या टॉपिक चल रहा है? राष्ट्रवाद। आर्थिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है, विचारधारा होती है, विद्वानों की बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना। जैसे बुद्धिजीवी मिले है, कांट है, यहाँ पे हिगल है, वोल्टेयर है और रूसो है, मोंटेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिए थे? मोंटेस्क्यू दिए थे ना बच्चों। मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 चीजों को हमने देखा, ठीक है। और इधर रूसो ने सोशल कॉन्टेक्ट एक किताब लिखी थी, सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौता में उन्होंने कहा कि मानव प्राणी स्वतंत्र जो है पैदा होता है, मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन आज भी वो स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा होता है।
ठीक है, कौन कहे थे? रूसो कहे थे। बुद्धिजीवी वर्गों का उदय होगा, और जब बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ और जो है जनता का भी पूरा सहयोग हुआ, और जो राजशाही तंत्र है, राजतंत्र है, जनता पे जो अत्याचार कर रहे थे उनसे क्रांतियां उत्पन्न हो गई थी। एक जगह क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांति होती है, और वही क्रांति कहाँ होती है? वही फ्रांस में होती है, और फ्रांस से वो रूस में, रूस से चाइना में, चाइना के बाद बाल्कन प्रदेश में, छोटे 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 सभी जो है उनमें राष्ट्र प्रेम उत्पन्न होगा। छोटे छोटे देशों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न होगा, और जो छोटे छोटे इसी से आगे नए नए बल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, सर्बिया है, इधर आपके जर्मनी का निर्माण होगा, इटली का निर्माण होता है, सर्बिया का निर्माण होता है, बल्गारिया का, सब जगह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। और उसी तरह भारत में भी क्या होगी? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। जब ये देखेंगे कि विश्व के अंदर 1905 में इटली ने जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। जापान जो था, जापान ने 1905 में, रूस एक विशाल साम्राज्य होता है, उस विशाल साम्राज्य को कौन पराजित कर दिए थे? उस विशाल साम्राज्य को पराजित कर दिया था, जापान ने पराजित कर दिया था। तो जब छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों को जब पराजित कर देते हैं, और जब बड़े बड़े देश पराजित हो जाते हैं, तो वो कौन सी भावना है बच्चों? वो एक राष्ट्रवाद की भावना होती है। ठीक है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। हम राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, और राष्ट्र के लिए जनता जो है अपनी जान दे देती है। राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिवर्तन हो जाते हैं, वो राष्ट्र के लिए होते हैं, वो देश के लिए होते हैं, और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। वो राष्ट्रवाद का कोई एक कारण नहीं होता है, राष्ट्रवाद अनेक विचारधाराओं, कारणों से राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ सामाजिक, यहाँ हिंदू और मुस्लिम समन्वय होता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा? आधुनिक भारत के इतिहास में आपने देखा होगा 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और उसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये कौन सा युद्ध है बच्चों? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ जो बक्सर का युद्ध होता है बच्चों, और ये 1757 में प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की नींव को सुदृढ़ कर दिया था, और बक्सर के युद्ध ने फाइनली अंग्रेजों के लिए कह दिया था कि अब हिंदुस्तान में अब तुम्हारा राज होगा। अंग्रेज जो थे वो बंगाल के बक्सर के मैदान से अपनी सेना को आगे बढ़ाकर बिहार, उड़ीसा, वो उड़ीसा से बिहार जाएंगे, बिहार से यूपी जाता है, और यूपी से आगरा से होते हुए दिल्ली तक अपना अस्तित्व कायम करेंगे। दक्षिण भारत में मराठों से युद्ध करेंगे, हैदराबाद के निजाम से युद्ध करते हैं, इधर फ्रांसीसी मद्रास यानी चेन्नई में वो फ्रांसीसी से युद्ध करते हैं। पूरा दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर अब कौन का अधिकार होगा? वो ब्रिटिश भारत कहलाएगा। और जो राज्य छूट जाते हैं, मराठों के कुछ राज्य छूट गए, राजपूताना के कुछ राज्य छूट गए, और इधर पूर्वी दिशा में जो कुछ राज्य छूट जाते हैं, वो सभी राज्य वो देसी राजा रजवाड़े कहलाते हैं। उनके साथ भी अंग्रेज जो है वो सहायक संधि करेंगे और उनको अपने अधीन करेंगे, और पूरे भारत पर कौन का अधिकार? वो पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। ये राष्ट्रवाद वाला टॉपिक चल रहा है बच्चों। ये कौन सा टॉपिक है? ये राष्ट्रवाद है। यहाँ 1757 में ये प्लासी के युद्ध से इनकी शुरुआत होती है, और बक्सर के युद्ध में फाइनली इनकी जीत हो जाती है। ठीक है बच्चों, फाइनली इनकी क्या होती है? जीत हो जाती है। यहाँ 1757 से 1764 बक्सर के युद्ध की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे 1765 में, 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, और ये इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, एक तरफ कौन है? अवध के नवाब कौन है? सुजाउद्दौला है। ठीक है बच्चों, और इधर आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला है, और मुगल सम्राट शाह आलम है। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ कौन सी संधि होती है? ये इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि के आधार पर प्रशासन को दो भागों में बांटा जाता है। प्रशासन को द्वैध शासन का नियम लागू करेंगे, द्वैध शासन का नियम लागू करेंगे। एक जो है 1919 में एक अधिनियम आया था, 1919 के अधिनियम को भी द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है, द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? द्वैध शासन का अधिनियम कहा जाता है।
यहाँ 1765 के अंदर भी द्वेष शासन का अधिनियम कहा जाता है। अंग्रेज जो थे वो यहाँ लोकल इंडिया के नहीं होते हैं, वो भारत के रहने वाले नहीं होते, वो विदेश से इंग्लैंड से आते हैं, उनको भारत की जो है लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो यहाँ वो स्वयं राजा नहीं बनते हैं। वो सिंहासन पे मुगल सम्राट, सिंहासन पे तो मुगल सम्राट मुगलों का ही कोई जो नेता होगा, शाह आलम या किस उसको मुगलों के ही उस शाह आलम को ही क्या करते हैं, वो सिंहासन पर बैठाते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम और सिंहासन पर ये मुगल सम्राट ही सिंहासन पर होते हैं और यही जो है अंग्रेजों के लिए कार्य करेंगे। अब राजस्व व्यवस्था जो सिस्टम जो होगा, राजस्व व्यवस्था यानी जहाँ से आय प्राप्त होती है, जागीरदारी यानी जमीन से भूमि से जो आय प्राप्त होती है और फसल उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है, वो सारी आय ये इस पर अधिकार अंग्रेजों का अधिकार होगा इस सिस्टम पे। और यहाँ